सप्ताह की उन बड़ी खबरों की जो पूरे हफ्ते सुर्खियों में रही। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं सप्ताह की सुर्खियां। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गर्मी बहुत तेज हो गई है। पीएम मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रियंका, राहुल गांधी और अखिलेश यादव सब विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर सके, इसके लिए जमकर चुनावी सभाएं और रैलियों में अपना पसीना बहा रहे हैं। 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र काशी गए। 10 दिन में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पर मेहरबान हुए, जहां उन्होंने पिंडरा के करखियाओं में अमूल प्लांट की आधारशिला रखने के साथ ही 2100 करोड़ रुपए की 27 परियोजनाएं काशी को समर्पित की। इससे पहले प्रधानमंत्री 21 नवंबर को संगम नगरी प्रयागराज भी गए थे। मौका था मातृशक्ति महाकुंभ का, जहां करीब 3 लाख महिलाएं मौजूद थी। मतलब साफ है कि महिलाओं के जरिए बीजेपी चुनावी संदेश गांव-गांव तक पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री की और बीजेपी के निशाने पर देश की आधी आबादी है, यानी कि महिलाएं हैं। महिलाओं को एहसास कराया जा सके कि वो बीजेपी के लिए कितनी खास है, इसीलिए महिलाओं के नाम पर स्वागत द्वार भी बनाया गया था और प्रधानमंत्री ने महिलाओं पर 1000 करोड़ के तोहफों की बारिश भी की। देखिए रिपोर्ट। मौका था मातृशक्ति के महाकुंभ का, जो गंगा के किनारे लगा था। महिलाओं की 3 लाख से ज्यादा संख्या थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के लिए किए गए कामों के बारे में चुन चुन कर उन्हें जागरूक किया। दरअसल तीर्थों के राजा प्रयागराज में मातृशक्ति के महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे संबोधित किया और कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आई है, तब से यूपी की महिलाएं सशक्त होकर हर एक समस्या का सामना आसानी से कर रही हैं। महिलाओं की शक्ति के साथ सरकार ने कदम से कदम मिलाकर काम किया है, जिससे महिलाएं बिल्कुल ताकतवर हुई हैं। चाहे वो पूर्व की सरकारों में गुंडा राज हो या फिर महिलाओं के लिए बंदिशें हो, सबसे मुक्ति मिली है और महिलाओं की उड़ान रुकने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा संगम नगरी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिलाओं के लिए सुमंगला योजना हो, चाहे सौमित्र योजना हो या फिर बैंक सखी की योजना हो, सभी से महिलाओं के हाथ मजबूत हुए हैं। अब महिलाओं को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। भले ही कार्यक्रम मातृशक्ति का रहा हो, लेकिन सौगात पूरे प्रदेश की जनता को दी गई। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,60,000 महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 1000 करोड़ का ऑनलाइन हस्तांतरण किया। इसके अलावा सरकार की सौगात से महिलाओं के चेहरे पूरी तरह से खिलते नजर आए, क्योंकि सरकार ने एक नहीं कई योजनाओं से सीधे खाते में पैसे ट्रांसफर किए हैं। बहरहाल सरकार की पहल से सूबे की महिलाएं मजबूती की ओर चल पड़ी हैं। प्रयागराज से भारत समाचार के लिए धीरेन्द्र द्विवेदी की रिपोर्ट। अब बात अखिलेश यादव की बीजेपी वाली रणनीति की कर लेते हैं। उर्दू के एक मशहूर शायर मजरूह सुल्तानपुरी का एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। यूपी की चुनावी हलचल में अखिलेश यादव की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वो बीजेपी को रोकने के लिए यूपी की कुर्सी की तरफ चले तो अकेले ही थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, उनका कारवां बनता जा रहा है। अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव के पहले से ही ऐलान कर रखा था कि वो इस बार बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और उसी रणनीति के तहत छोटे दल अखिलेश के साथ हैं। देखिए, चुनाव विशुद्ध रूप से वोटों की गणित होती है और जिसका भी वोटों का पलड़ा भारी होता है उसको सत्ता मिलती है। ये सीधा सा फॉर्मूला है और इस बार अखिलेश भी इसी फॉर्मूले पर चल रहे हैं। 21 दिसंबर को मैनपुरी से एटा और कासगंज को अखिलेश यादव ने साफ साफ संदेश दिया। एटा भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन वहां पर भी अखिलेश पूरे जोश में दिखे।
यूपी की लड़ाई में समाजवादी पार्टी का विजय रथ लगातार विरोधियों के लिए चुनौती बनता जा रहा है। अखिलेश यादव ने मैनपुरी के साथ एटा और कासगंज की हवा में जीत का लाल रंग उड़ाया। रिपोर्ट देखिए। ये पश्चिमी यूपी के अग्निपथ पर अखिलेश यादव का विजय रथ है। 21 नवंबर को अखिलेश यादव अपने विजय रथ को मैनपुरी से लेकर निकले थे और सूरज ढलने के साथ एटा की दहलीज पर पहुंचे। एटा में अखिलेश की दहाड़ इस वजह से भी खास थी क्योंकि ये जिला 2017 के चुनाव में पूरी तरह से भगवा रंग में रंग गया था। लेकिन इस बार अखिलेश के तेवर भी बदले हैं और उनकी रणनीति भी। अखिलेश जब विजय रथ को मैनपुरी से एटा की तरफ बढ़ा रहे थे तो रास्ते में जनवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम मिला। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि आने वाले समय में परिवर्तन होने जा रहा है और 22 में बदलाव होगा। और जिस तरीके से आम जनता को जितनी परेशानी दी है, इतनी किल्लत वाली सरकार कभी हम लोगों ने नहीं देखी होगी। मैनपुरी से एटा तक सड़कों के दोनों तरफ लाल हुंकार नजर आ रही थी और अखिलेश इसी लाल हुंकार को भाजपा के लिए रेड अलर्ट बता रहे थे। जिस सरकार ने ये कहा हो कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज पे चलेंगे और डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि हमारी आपकी गाड़ी नहीं चल सकती और मोटरसाइकिल नहीं चल सकती। अभी जो मुनाफों का आंकड़ा आया है, मुनाफों का आंकड़ा 3 महीने के अंदर डीजल पेट्रोल से 600% सरकार ने मुनाफा कमाया है। सरकार ये बताए कि गरीबों की जेब काट करके अमीरों की तिजोरी क्यों भर रही है सरकार। चारों तरफ कार्यकर्ताओं का हुजूम, घरों की छतों पर अखिलेश को देखने के लिए खड़े लोग और जोश के साथ बढ़ता समाजवादी विजय रथ। अखिलेश जहां भी रुक रहे थे लोगों को संबोधित कर रहे थे और इस संबोधन में उनका पहला टारगेट भाजपा सरकार थी। अखिलेश के लिए मैनपुरी जीतना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है एटा में क्लीन स्वीप करना। अखिलेश यादव अपने ऊपर हुए हमलों को भी अपनी ताकत बनाने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। अब बात करेंगे उस मसले पर जिसका हमसे, आपसे, प्रदेश से और पूरे देश से वास्ता है, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की। इससे दुनिया परेशान है। कई देश या तो लॉकडाउन लगा चुके हैं या तो लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाने पर तेजी से विचार कर रहे हैं। भारत में भी ओमिक्रॉन को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से भी कई गुना घातक वेरिएंट के आने के बाद से आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद और WHO ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि कोरोना की तीसरी लहर जरूर आएगी। अब सवाल यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार कोरोना की तीसरी लहर के लिए कितनी सतर्क है और कितनी तैयार है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर के आने की संभावनाओं को देखते हुए अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश सरकार का कहना है कि इस बार अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो दूसरी लहर में की गई तैयारियों का फायदा मिलेगा और ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। लेकिन ऑक्सीजन की पूर्ति कर लेना कोरोना से बचाव का कोई उपाय नहीं है। अब तक 15 राज्यों में इस वेरिएंट ने अपने घर बना लिए हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए रात्रि कर्फ्यू और आयोजनों में लोगों की संख्या को सीमित कर दिया है। जरूरी हो गया है कि हम और आप कोरोना गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करें। दूसरी लहर के थमते ही हर स्तर पर लापरवाही देखने को मिली थी। सड़क पर बिना मास्क के चलने पर जो फाइन लगता था वो लगना बंद हो गया। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कोरोना गाइडलाइंस का मजाक बनाया गया। आयोजनों और जनसभाओं में भी कोरोना प्रोटोकॉल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात बन रहे हैं उनको देखकर इस वक्त सतर्क और सावधानी बरतना बेहद जरूरी हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। देश में ओमिक्रॉन 200 पार। 22 में तय है हाहाकार।
WHO ने कर दिया ऐलान, फिर आएगा कोरोना तूफान, तीसरी लहर का बड़ा दावा। फिर से नाइट कर्फ्यू का सहारा। ओमिक्रॉन लाएगा कोरोना की महालहर। ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना के सबसे ज्यादा घातक साबित हुए डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 3 गुना ज्यादा संक्रामक है, यानी इसके डेल्टा के मुकाबले फैलने की 3 गुना ज्यादा संभावना है। केंद्र ने राज्यों को ओमिक्रॉन के प्रति आगाह करते हुए रोकथाम के उपाय करने को कहा है। ओमिक्रॉन का जो है बहुत ज्यादा प्रकोप जो सुनने में आ रहा है और कई जगह तो इसका प्रकोप बहुत अधिक तेजी से बढ़ रहा है और उसी का कारण है कि हमारे अंदर जो आज तक जो पर्यटक हैं उनके अंदर एक फियर है कि हम वहाँ ट्रैवल करें या ना करें। टाइम के साथ साथ धीरे धीरे वैक्सीन से बनने वाली एंटीबॉडीज कम हो जाती है, तो वो लोग जिन्हें वैक्सीन काफी पहले लगी थी, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हो या फ्रंट लाइन वर्कर्स हो, एल्डरली लोग हो, उनमें हो सकता है कि अब एंटीबॉडीज कम हो गई हो। बूस्टर्स एक अलग चीज है थर्ड डोज ऑफ सेम वैक्सीन से। थर्ड डोज हम तब देते हैं जब किसी का इम्यून रिस्पॉन्स बिल्ड नहीं होता है या बहुत ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है या उनके एंटीबॉडी नहीं बनते हैं, तो थर्ड डोज दी जाती है, जबकि बूस्टर्स करीब 6 महीने बाद दिए जाते हैं। केंद्र ने जारी की एडवाइजरी, राज्यों को लिखा पत्र, ओमिक्रॉन से सतर्क रहने की सलाह, वॉर रूम एक्टिव करने को कहा, अस्पतालों में बेड बढ़ाने के निर्देश दिए, टेस्टिंग और निगरानी बढ़ाने की सलाह, रात में कर्फ्यू लगाने की दी सलाह, बड़ी जनसभाओं पर रोक लगाने को कहा, शादियों में लोगों की संख्या तय करें, कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश। केंद्र सरकार की एडवाइजरी ऐसे समय पर आई है जब देश में इस वेरिएंट के मामले 200 के पार जा चुके हैं। चेन्नई, मुंबई जैसे कई महानगरों में क्रिसमस और नए साल के जश्न को देखते हुए भीड़ न जुटने के तमाम उपाय अपनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये वेरिएंट देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंच चुका है और अब सावधानी ही बचाव का साधन बन पाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। इस हफ्ते बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर कुछ बड़ी सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।